पटना गाय घाट बालिका सुधार गृह बड़े तामझाम के साथ बनाया गया था। इस आस में बनाया गया था कि गाय घाट शेल्टर होम में जो लड़कियां आएंगी उन्हें सुधारा जाएगा। लेकिन पटना शेल्टर होम की कहानियां जिस प्रकार से सामने आ रही है, कुकर्म सामने आ रहे हैं। लगातार पीड़िता जो आरोप लगा रही थी, जिसको लेके बिहार में लगातार पटना शेल्टर होम सुर्खियों में है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब पटना का गाय घाट शेल्टर होम सुर्खियों में रहा हो। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड भी आपको याद होगा। लगातार इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और 2 एफआईआर दर्ज हुआ था। अभी जो सुप्रिंटेंडेंट है वंदना गुप्ता, पीड़िता ने उन पर गंभीर आरोप लगाए और इस पूरे मामले की सुनवाई 28 मार्च को होगी। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जो हमेशा सवालों के घेरे में रहते हैं। हमारे साथ पीड़िता की वकील है और कुछ आपको हम फ्लैशबैक में ले जाएंगे 2008। ये हमारे पास जो आप अखबार देख रहे होंगे ये 2 जून 2008 का है और इसमें लिखा हुआ थोड़ा सा जो सेंटेंस है, जो स्टोरी है, वो आपको हम सुनाना चाहेंगे। सुधार गृह या यातना केंद्र राजधानी के गायघाट मोहल्ले में बने राजकीय महिला सुधार गृह समेत सभी सुधार गृहों को सुधार की जरूरत है। महिला सुधार गृह की दिशा तो सबसे ज्यादा त्रासद। यहाँ बंद लड़कियां हालत की मारी है, वे अपने माँ बाप के घर की रह गई, ना ही पसंद का घर बसाने में कामयाब हो सकी। ये एक आर्टिकल छपा था। आर्टिकल पूरा हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ नीचे के जो शब्द है वो आपको बताना चाहेंगे कि कुछ वर्ष पूर्व इसी गृह के अंदर फरार 3 सवासिनों ने यह खुलासा किया था कि लाल पीली बत्ती वाले गाड़ियों में आने वाले कुछ रसूखदार लोग अधीक्षिका के जरिए लड़कियों का यौन शोषण करते और इन सारी छुपती बातों के पीछे सुधार गृह और समाज कल्याण विभाग में व्याप्त घोर भ्रष्टाचार के अलावा क्या हो सकता है। अब आप समझिए कि ये स्टोरी 2 जून 2008 को छपी थी और उस समय भी इसी तरह का मामला सामने आया था। एक खबर को छोड़ दीजिए, ये दूसरी खबर देखिए। रिमांड होम की कहानी, चावल में कंकर दाल में पानी, सवासिनों की समस्या से रेखा मोदी आहत। ये तमाम चीजें हम आपको दिखा रहे हैं। रिमांड होम से फरार पीड़िता का हम नाम नहीं बताएंगे, जमीन लील गई या आसमां, ये तकरीबन 17 जनवरी 2009। अब आप समझिए कि पटना का गाय घाट शेल्टर होम में जो कुकर्म की कहानी है वो 2008 से ही चल रही है और ये कारवां लगातार जारी है। इसको लेके लड़कियों की तस्करी का अड्डा। आप देखिए, पहले हम बता देते हैं कि ये कब का पेपर है, उसके बाद आपको तमाम चीजों के से अवगत कराएंगे। ये पेपर आपको 17 जनवरी 2009 का है और इसमें देखिए क्या कुछ छपा है। लड़कियों की तस्करी का अड्डा बन गया है नारी सुधार गृह, और इसमें कुछ लाइन भी आपको बता देंगे। बिहार में नारी सुरक्षा की बदहाल सुरक्षा की व्यवस्था, इसको लेके पिता की याचिका पर जांच के आदेश। आपको बताना चाहेंगे कि रिमांड होम से जो फरार लड़की थी और उनके जो पिता वैशाली जिले के रहने वाले थे, उन्होंने इस पूरे मामले को लेके सुप्रीम कोर्ट तक जाने का काम किया था। और पीड़िता की वकील भी है हमारे साथ मीनू जी, जो लगातार पटना का गाय घाट शेल्टर होम की लड़ाई जो है वो लड़ रही है। आखिर इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है ये तो आने वाला समय बताएगा और पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है। लेकिन आपको तफ्तीश के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि रिमांड होम से फरार आखिर लड़की को लील गई या आसमान निकल गया या जमीन निकल गया। इधर देखिए, लड़कियों की तस्करी का अड्डा बन गया है नारी सुरक्षा गृह। ये तमाम रिपोर्ट ऑन गर्ल्स, तमाम चीजें, तमाम ये दस्तावेज ये साफ तौर पे जाहिर करते हैं कि 2008-2009 में भी इस तरह का खेल पटना का गाय घाट शेल्टर होम में चलता था। और 28 तारीख को जब सुनवाई होगी तो तमाम चीजों को रखने का काम मीनू जी करेंगे। और ये तमाम आप फाइलें देख रही होंगी, ये तमाम पटना के गाय घाट शेल्टर होम की कहानी बयां कर रही है कि आखिर 2008 में किस तरह से जो पीड़िता ने अभी आरोप लगाए हैं वो खेल 2008-9 में भी चलता था। आखिर उस समय के तमाम जो अधिकारी थे उन पे कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, ये तमाम चीजों को अवगत जज साहब के सामने मीनू जी करेंगी। और ये तमाम मीडिया के जो आर्टिकल हैं ये झूठ नहीं बोल रहे, ये तमाम जो फाइलें हैं ये चीख चीख के बता रहे हैं कि पटना का गाय घाट शेल्टर होम लगातार कुकर्मों की कहानी बता रहा है और सच कभी छिपता नहीं है, भले ही देर हो। देखिए तमाम चीजें जो हैं और ये तमाम चीजों को इन्होंने खुद जाके कोर्ट में प्राप्त किया है और तमाम
इन चीजों को पढ़ेंगी, क्या कुछ पूरा मामला है, ये तमाम जो आर्टिकल है वो आपको हम बता रहे थे कि 2008-9 में भी इसी तरह का पटना गाय घाट शेल्टर होम में कांड होता था। किस प्रकार से लड़कियां गायब हो जाती थी, किस प्रकार से लड़कियां जो ये कहती थी कि हाँ बड़ा खेल चल रहा है कहीं ना कहीं। देखिए यहां पे फिर से सुना दे रहे हैं आपको, इन लड़कियों के पीड़ा इतना कड़ा पड़ा है कि वो किस्तों में दबे पांव कभी कभी बाहरी दुनिया पहुंचती है। इसमें कभी मीडिया की पहल होती तो कभी कभी किसी संवेदनशील स्वयंसेवी संगठन की। 2 दिन पहले गीता मोदी फाउंडेशन को जब सुधार गृह में स्वास्थ्य कैंप लगाने का मौका शायद गलती से मिल गया होगा, तो इसमें यहाँ की लड़कियां ने लगभग बिना कपड़े के ही जांच के लिए आए। कुछ वर्ष पूर्व इसी गृह के अंदर से फरार 3 सावनियों ने यह खुलासा किया था कि लाल पीली बत्ती वाले गाड़ियों में आने कुछ रसूखदार लोग अधिचिका के जरिए लड़कियों का यौन शोषण करते। इन सारी चुपती बातों के पीछे सुधार गृह, समाज कल्याण, तमाम चीजें जो हैं वो आपको अवगत करा रहे थे। उस समय तमाम ये खबरें प्रमुखता से छापी गई थी। पूरा मामला क्या है, मैडम ने हमें क्यों बुलाया है और तमाम 2008-9 में क्या क्या घटनाक्रम हुआ था उसका तमाम ये जो लेखा जोखा इनके पास है। मैडम ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्या मामला है और ये तमाम चीजों को आपने पढ़ा। आखिर अभी जो सवाल पीड़िता उठा रही है ये तो कहानी 2008-9 में भी देखने को मिल रही है, क्या है पूरा मामला? देखिए ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, ठीक है। ऐसा है कि अभी हम लोग के नॉलेज में आ रहा है। हम ये उस जमाने की बात है जिस समय हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, शायद हम लोग अपने कॉलेज में लेकिन ये उस टाइम पे जो एक्टिविस्ट रहे हैं, जैसे कि 2008, उसके पहले भी मामला, उसके बाद मुजफ्फरपुर कांड जो कि 2019 में हुआ। 13 साल बीत चुके हैं। बिल्कुल, क्या है पूरा ये? इसलिए वही मैं कह रही हूँ, एक चीज तो साफ है कि जिन पे कार्रवाई होनी चाहिए उन पे कार्रवाई कभी नहीं हुई, जिसके कि मनोबल बढ़ता रहा और ये एक स्टैंडर्ड माइंडसेट हो गया सुपरिटेंडेंट लोगों द्वारा कि हल्ला उठता रहेगा, मामला दबता रहेगा, चीज़ें चलती रहेंगी। तो ये एक स्टैंडर्ड सेट हो चुका है और अगर इस बार भी कुछ नहीं हुआ, जो कि बहुत मुश्किल है कि इस बार कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं, लड़कियां जागरूक हो चुकी हैं। अब वो माहौल नहीं है कि आप चीज़ों को दबा सके, अब वो लोग भी नहीं है कि कहीं सुनाई बातें सुनकर रह सके। तो माहौल बहुत चेंज हो चुका है। आज भी वो लाल पीली बत्ती की बात हो रही है जो 13 साल पहले हुई थी और न जाने उसके पहले कब हुई होगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये चलता आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, हर डिकेड्स में ये हिस्ट्री रिपीट हुआ है और कोई ना कोई बच्चियां जिसको कि दबा दिया गया झूठी बोलकर पुलिस प्रशासन द्वारा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को उल्टा फुल्टा करके, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। लेकिन इस पे अब रोकथाम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो चुकी है और इसको बहुत ईजी नहीं लिया जाएगा। देखिए, और कहने का बात है ना कि ये ऐसी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, लोग कहीं ना कहीं प्रताड़ित हैं, सिस्टम के द्वारा मारे हुए हैं, जो कि कहीं ना कहीं सक्षम नहीं होंगे कि इस बातों को उठा पाएं, इसलिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। देखिए ये लड़ाई बयान कर रही है, किसी बाप की लड़ाई है ये। तो ये लोग लड़े, क्या मतलब ये जो तमाम ये देखिए ये क्या होता है, ये पिटीशंस हैं, जहाँ जहाँ उसने पिटीशन दायर किए, सरकार का रिप्लाई। क्या मामला है ये थोड़ा सा? ये मामला है सुप्रीम कोर्ट में, जब एक पिता ने अपनी याचिका लगाई थी कि मेरी बेटी रिमांड होम से गायब है। ये इस बार भी इस रिमांड होम का जो मामला आया उस समय भी इस न्यूज़ को कवर किया गया है बहुत सारे विभिन्न न्यूज़पेपर द्वारा और मीडिया द्वारा, लेकिन इतनी डिटेल में बातें नहीं बताई गई। बस बताया गया कि उठा था मामला, ऐसा ऐसा हुआ बस। लेकिन अब ये बयान कर रही है ये फाइल कि किस प्रकार चीज़ों को दबाया गया था। देखिए उसमें क्या हुआ था कि 4-5 से, जैसा कि बता रहे हैं 4-5 रिकॉर्ड में है, लेकिन 8 लड़कियां का आवाज़ उठाई थी एक फादर ने कि भाई उनकी बच्ची ने भी लव मैरिज कर लिया था। तो उसी प्रकार न्यायालय में उस बच्ची ने बोला था कि मुझे घर नहीं जाना, मेरे पिता मेरे इस लव मैरिज से नाखुश हैं, मुझे रिमांड होम में छोड़िए। ये नॉर्मल कोर्स होता है, हर लड़कियां यही गवाही देती हैं जब वो अपने पिता से रुष्ट होती हैं, परिवार से रुष्ट होती हैं। लेकिन उसका कैसे फ़ायदा उठाया गया, ये उस दस्तावेज को जो उस लड़की ने बयान किया, उसी दस्तावेज को इस्तेमाल करके उस बाप पे ही एफआईआर कर दिया गया कि इसी ने, ये बाप अपने बेटी के विरुद्ध था, इसी ने गायब करवा दिया रिमांड होम से, और रिमांड होम से गायब करवा करके उसकी हत्या करवा दी।
ये मामला सरकार ने बाप पे ही कर दिया। और मतलब कि सोचने वाली बात यह है कि जब अगर एक वो बाप अगर हत्या करवाया होता तो वो क्यों सुप्रीम कोर्ट तक जाता? वो सुप्रीम तो अपने आप को खोलने के लिए तो नहीं जाता। मतलब उनकी बेटी ने प्रेम विवाह किया था, उसके बाद शेल्टर होम चली गई उनकी बच्ची जी। उनके फादर ने क्या कुछ आवेदन दिया था कि हाँ हमारी बच्ची का? जैसे कि जब साल 2 साल 3 साल तक वो वहाँ रह रही थी वो बच्ची, तो उसके बाद ये अब ऑब्वियस सी बात है कि पिता हैं, एक समय पे आपको तो अपनी सहानुभूति अपने बच्चों पे आएगी ही, तो वो पता करते थे कि मेरी बेटी ठीक है कि नहीं, क्या है भल। तो वो उनको पता चला कि बेटी अंदर है ही नहीं, तो उन्होंने काफ़ी अधिक शिक्षा से बोली कि क्यों, कहाँ गई मेरी बेटी, क्या हुआ? तो उसने बोला कि यहाँ पे है नहीं। फिर जब इनको ये पता चला कि ये बाप गुहार लगा रहा अपनी बेटी के लिए, तो उन्होंने तुरंत तत्काल ये र्यूमर फैला दिया कि लड़कियां भाग गई हैं रिमांड होम से। तो जब ये बाप, मेंशन कहाँ है ये है सारे पेपर में है, पिटीशन में है, ये सारी बात पिटीशन में मेंशन मतलब है। पिता अपनी बेटी को उस समय खोज रहा था, तो वहाँ की अधीक्षिका जो होंगी उस समय उन्होंने क्या किया? मतलब आवेदन उन्होंने आवेदन द्वारा लिखित अपने सब जगह लिखा पढ़ी की, जहाँ जहाँ जो फोरम होता है समाज कल्याण और सीडीपीओ दुनियादारी सब किया उन्होंने, लेकिन तब भी उनको जवाब नहीं दिया, बोला कि भाग गई। तो ये पिता को FIR दर्ज हुआ था क्या थाने में? जी हाँ, एफआईआर दर्ज हुआ था और एफआईआर बाप पे ही कर दी गई थी। सबसे कहते हैं ना किसका टर्निंग पॉइंट, कि उस समय तक जो आवाज़ उठाए हैं उनको ही दबाया गया है। हर बार का ये पैटर्न रहा है रिमांड होम का कि आप उनको अरेस्ट नहीं करेंगे, उन पे कार्रवाई नहीं करेंगे, जो बोल रहा है उस पे कार्रवाई कर दो। जैसे कि अभी फिलहाल का जो मामला है उसमें भी तो एसआईटी टीम यही घोषणा करने की फिराक में है कि लड़कियां गलत हैं, लड़कियों ऐसी झूठ बोल रही हैं, पर्सनल लड़ाई है, लड़की का कैरेक्टर खराब है, तो यही चल रहा है कि पर्सनल उस पर ही डाल दो। तो ठीक है, एक लड़की झूठ बोलेगी, 2 लड़की बोलेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग झूठ बोलते आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है, अगर आप इसको गौर फरमाएं तो आप देखेंगे ये बहुत बड़ा सवाल है। उनके पिता पे FIR दर्ज कर दिया गया। जी हाँ, उनके पिता पे एफआईआर दर्ज कर दिया गया था, उनको बिल्कुल दबा दिया गया कि वो बहुत ज़्यादा, और देखिए मध्य स्तर के लोग हैं, निचले दबे कुचे लोग हो जाते हैं जब बेटी भाग जाती है। उस जमाने में जब बेटी भाग जाती है तो समाज भी उसको किस नज़र से देखता है आप जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक गए थे क्या? जी हाँ, अरे देखिए आप कैसा भी बच्चा पैदा करें, बच्चा अगर आपके हिसाब से भी ना चले, लेकिन औलाद तो औलाद क्या होता है। हुआ किस केस में वो सुप्रीम कोर्ट तक गए और जिस प्रकार से भागने की जी बात हाँ, कह रहे थे? सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा एक टीम गठित की और बोला कि इसको पटना हाई कोर्ट बिहार सरकार को भेजा गया कि इस मामले की पूरी तहकीकात की जाए, इन्वेस्टिगेशन हो। उसके बाद जब पटना हाई कोर्ट में यहाँ हेबियस कॉर्पस फाइल हुआ तो हेबियस कॉर्पस में रिमांड होम की लड़कियों को बुलाया गया, परेड हुआ। परेड होने के बाद उनसे बोला गया कि क्या आप रहना चाहती हैं, तो उस समय देन एंड देयर जिनको जहाँ जाने पे केसेस नहीं थे उनको छोड़ा गया, जो बालिग हो गई थी उनको छोड़ा गया। इस तरीके का पूरा रिकॉर्ड है। केस में क्या हुआ अभी तक? देखिए उस केस में मामला कहते हैं ना कि जो हाई कोर्ट में मामला था उस मामले को डिस्पोजल कर दिया गया क्योंकि लड़की का कोई अता पता था नहीं। लेकिन जब देखिए क्या होता है यहाँ पे, किस तरीके को चीज़ों को घुमाया गया। बाप गया अपनी बेटी को ढूंढने, अब बेटी को ढूंढने के क्रम में बहुत सारी चीज़ों का तो तहकीकात होगा, तो उस तहकीकात से घुमाने के लिए बाप पे ही केस कर दो, तो ये बेचारा बाप अपने आप को बचाने में शेल्टर होम में होगी तो जवाबदेही तो सुपरिटेंडेंट का ना होना चाहिए, बाप कैसे भगा देगा? वही मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे मामले को घुमाने की कोशिश की गई, इसके फादर पे ही एफआईआर कर दिया गया ताकि वो अपने में उलझ जाए। दूसरे पे जब एक आदमी हम आपको ही फंसा दिया जाएगा तो आप क्या जाइएगा दूसरे पे वार करने। तो इनको ही, तो ये बेचारे लग गए अपने कानूनी दावपेच में, अपने ही आपको बचाने में, तो फिर चीज़ जहाँ की जहाँ दब गई। तो ये पॉलिसी है कि बिल्कुल उलझा दो चीज़ को कि सुलझ ना पाए। आपके हाथ में एक अखबार था ये वाला, इसमें भी जो भी घटनाक्रम चल रही है, लाल बत्ती पीला बत्ती वाले लोग आते थे, क्या मतलब ये तो बयान कर रही है ना। ये तो बताइए आज जो बात उठ रही है ये 2008 में भी उठी होगी, और मैं बताती हूँ टाइम ही में, क्योंकि मैं अब इस केस को इन डेप्थ रीडिंग कर रही हूँ, रिसर्च कर रही हूँ कि किस किस दशक में इन बातों को उठाया गया था। और मैं बताती हूँ, एक रिपोर्टर थी जो मेरे आज वो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, उनके संपर्क में मैं आई। उन्होंने बोला कि मुझे रिमांड होम का स्टोरी पे बहुत ज़्यादा
इंटरेस्ट आया कि मैं उन लड़कियों से, बच्चों से मिलना चाहती हूँ। मैं बहुत ट्राई की, मुझे नहीं मिलने दिया गया। मैं आईएएस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सबसे मिलती रहती थी, लेकिन कभी मुझे अंदर घुसने नहीं दिया गया। फिर एक बार मुझे ऐसे मौका पर किसी अधिकारी के साथ में अटैच होकर के मुझे मिलने का मौका मिला और मैं वहाँ का स्थिति देखी, तो मुझे वहाँ पे बहुत संदिग्ध हालात दिखे, लड़कियों का, परिस्थिति का, और कुछ ऐसी चीज़ें मुझे आभास होने लगी जिससे मुझे मेरी विचलितता बहुत बढ़ने लगी और मैं उस पर रिसर्च करना शुरू की। जब रिसर्च करते करते दौरान मुझे ये पता चला आसपास के लोगों से कि यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, नेता प्रतिनेता सब पहुँचते हैं, और वहाँ पे एक अड्डा हुआ करता है जहाँ पे लड़कियों को नाच गाना ये सब सिखाया जाता है, और उन लोगों से बहुत तरीके के एक्टिविटीज़ कराई जाती है, जैसे कि काइंड ऑफ वहाँ पे एक धंधा चलाया जाता है। वो उस टाइम की रिपोर्टर थी, 92-93 की मैं बात बता रही हूँ। वो बता रही थी कि बहुत पुराना वहाँ पे उस टाइम पे, अब मैं बहुत सारी बातें नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता बोलने में, लेकिन बेसिकली एक सीधे सपाटे समझ इस वर्ड में समझ लीजिए कि उन्होंने मुझे बताया कि वो जगह एक वेश्यावृत्ति की तरह इस्तेमाल किया जाता था। वहाँ पे जो लड़कियाँ थी, जो दुख भरी अपनी जो जीवन बिता रही थी, उनको यही बोला जाता था कि अब तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है, तुम्हारे माँ बाप नहीं है, ना तुम्हें पति लगाएगा ना तुम्हारे माँ बाप लगाएंगे, तुम्हारे पास तुम्हारा शरीर है, तुम उसको इस्तेमाल करो और पैसे कमाओ। ये उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ये काउंसलिंग होती है। अब बताइए इस तरीके की काउंसलिंग, और मैं बताती हूँ आपको, एसआईटी टीम में भी ये बात को बोली गई कि जब लड़कियां 22 साल की हो गई हैं और वो अपनी स्वेच्छा से जाना चाहती, तो हम क्या कर सकते हैं? इसका मतलब आप वो स्वेच्छा, वो कौन बोला था ये बात? मैं बताऊंगी कि किसने बोला था ये बात, और मुझे ये बात बहुत खटकी कि आप यानी कि उसको उस व्यथा में छोड़ देना चाहते हैं। क्या आप उसको ये नहीं सिखा सकते? क्या आप काउंसलिंग करते तो सिर्फ ये काउंसलिंग में ये सिखाएंगे कि आप, तुम्हारा बाप नहीं है, तुम्हारा बाप ये नहीं, भाई नहीं है, तुम्हारा पति छोड़ दिया तुमको, तुम्हारे पास, तुम अभी यंग हो, तुम इस पे उतरो। आप ये भी तो बोल सकते हैं कि तुम बाहर जाओ, बाहर की दुनिया देखो, कमाओ, खाओ, पैर पे खड़े हो। मैडम एक चीज़ और है, ये तमाम चीज़ें जो आपके हाथ हैं, तमाम अखबार के जो घटनाक्रम उस समय हुए होंगे, तमाम चीज़ें हैं, ये जो फाइलें हैं जो आप बता रहे हैं कि पिता की पुत्री गायब हो गई थी शेल्टर होम से, उन पे ही एफआईआर दर्ज कर दिया गया, ये हम तमाम चीज़ों को आप अवगत कराएंगे कि हाँ हमेशा सवाल? देखिए ऐसा है ना कि हर कोई बहुत सक्षम नहीं है कानूनी लड़ाई और लोगों से, सरकार से लड़ने के लिए, या फिर आईएएस ऑफिसर डीएम से लड़ने के लिए। आप जानते हैं एक आम आदमी को किस तरीके से दबा दिया जाएगा। आपको हाल ही फिलहाल मैंने एक दिखाया जिसमें किडनैपिंग केस कर दिया गया था एक लड़के पे। तो लोग ऐसे हैं कि मध्य स्तर के लोग हैं जो नहीं लड़ सकते, उनमें लड़ाई की क्षमता नहीं है। तो ये बताइएगा ये सब मामला कि हाँ देखिए, ये हम लोग कानूनन तौर पे उनको मदद देंगे ताकि उस सीधे साधे इंसान को, जिसने परिवार में एक ऐसी घटना देखी और उसकी बेटी को गायब कर दी गई, अब उसको और टॉर्चर ना हो। हम उसका मर्यादा को रखते हुए एक कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, ये सब चीज़ें जो घटनाक्रम हो रही है शेल्टर होम, 2008-9 में भी इस तरह का मामला सामने था, ये बताइएगा कि हाँ ये सिलसिला लगातार चल रहा है? बिल्कुल, यही मुख्य काम है कि सब तो दब गए सारे, तो यहाँ पे पति को दबा दिया गया, संजीदा खातून को हत्या कर दिया गया, फिर हसीना का हत्या हुआ, सबको किडनैपिंग केस कर दिया गया, बाप पे एफआईआर, सबको तो आपने दबा दिया, आपने तो सबको दबा दिया, तो आखिर उठेगा कौन? पिता को भी आप 8 जो आप बोल रही हैं कि कई लड़कियां वहां से गायब हो गई कि भाग गई, कि मतलब क्या इसको लेके भी बात को रखिएगा? ये बात सारा जो रिकॉर्ड है उस सब का मेंशन हो जाएगा, और न्यायालय कहते हैं ना कि विद जुडिशियल माइंड एडजुडिकेट करती है मामला को। मैं इस लीगल टर्म को आपको बता दूं, इसका मतलब होता है जुडिशियल माइंड। पुलिस ने क्या बोला, पीड़िता ने क्या बोला, उसके परिजन क्या बोल रहे हैं, उसके बाद सारी चीज़ों को कोलैबोरेट करती है, एग्जामिन करती है, उसके बाद जजमेंट पास करती है। तो कहती हूँ ना कि ये न्यायालय के लिए बहुत राख एंड साफ साक्ष्य है उनके पास कि वो सब चीज़ को एग्जामिन करेंगे, उसके बाद समझेंगे कि
चीज़ें कहाँ से कहाँ आ रही है। ये सफिशिएंट है, मुझे किसी को पेश करने की ज़रूरत नहीं है, ये कागज़ ही बोलता है कोर्ट में। सब कुछ दिखाइएगा कोर्ट में। हाँ, कोर्ट में कागज़ बोलता है, कोर्ट में ना ये नहीं होता। मतलब ये तमाम चीज़ें जो उस समय भी इस तरह की बातें उठती उनकी शेल्टर होम से रिलेटेड। बिल्कुल। देखिए सीधे तौर पे पीड़िता की वकील है मीनू कुमारी जी, जिस प्रकार से तमाम चीज़ें जो पटना का गाय घाट शेल्टर होम है उसको लेके केस को देख रही हैं, और हमेशा 2008-9 का अखबार के तमाम जो खबरें छपी थी कि किस प्रकार से जो पटना शेल्टर होम से जुड़ी हुई लड़कियां जो गायब हुई उसको लेके तमाम चीज़ों को अवगत कराई, और सीधे तौर पे कहा कि जब सुनवाई होगी तमाम तथ्यों को रखने का काम करेगी। अब आप समझिए कि पटना का गाय घाट शेल्टर होम लगातार सवालों में रहा है। रोहित, NBC 24 पटना।